हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारा कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो आम किस्म की बेरोजगारी हमें पाई जाती है। ठीक है, जो बेरोजगारी होती है वो देखो दोनों जगह पर एक जैसी होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरियाज, जो हमारे शहरी क्षेत्र अर्बन एरियाज वहां पर मिलती है ना, तो दोनों में एक तरीके की मिलती है। ठीक है, उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पर ब्रीफ में पढ़ना है। तो सबसे पहला टाइप है जो अनएम्प्लॉयमेंट का हमें मिलता है वो है एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको कहा जाता है एक खुली बेरोजगारी। मतलब क्या बच्चे कि इसके अंदर क्या होता है कि लोग काम तो करना चाहते हैं, लोग काम करने लायक भी हैं, उनके पास एबिलिटी भी है काम करने की। ठीक है, वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम भी करना चाहते हैं। जो वेज रेट उनको मिल रहा है ना मार्केट में, या फिर हम लोग हिंदी में कहें अगर उनको जो दिहाड़ी मिल रही है उस पर वो काम भी करना चाहते हैं, पर उनको काम मिल नहीं रहा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो एक अनएम्प्लॉयड की कंडीशन में कहलाएंगे। ठीक है, तो वो फुल टाइम अनएम्प्लॉयड हो गए बच्चे। ठीक, क्या हो गए, वो फुल टाइम अनएम्प्लॉयड हो गए। मतलब वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर हो गए, जो उनके पारिवारिक जन है ना, जो उनके स्वजन है, परिवार के स्वजन है, उनके ऊपर वो डिपेंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, एक मेरे पास एक एक्स पर्सन है, वो अपना गांव छोड़ के शहर में आया कि भाई उसको काम करना है। यहाँ पर उसके पास एबिलिटी भी है, ऐसी योग्यता भी है काम करने की, पर उसको काम मिला नहीं। मतलब वो काम तो करना चाहता था, ठीक है, पर उसको काम मिला नहीं, तो क्या करेगा, वो अपने परिवारजनों के ऊपर वो डिपेंड हो गया बच्चे। ठीक है, और ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये मेनली उन्हीं के लिए है बच्चे जो गांव से, एक एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए है, जो एजुकेटेड पर्सन है उनके लिए भी है, या फिर जो गांव से निकल के शहरों के अंदर माइग्रेट करते हैं उनके लिए भी है। ये मेनली उन्हीं के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है बच्चे, ये थी हमारी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आगे कहता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है ये एक ऐसी सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट की जहां पर जो हमारी इकोनॉमी है, या फिर जो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चरल है ना, इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, उसमें चेंज हो। अब स्ट्रक्चर चेंज कैसे, मतलब भाई उसका मतलब क्या कहता है, देखो काम करने के दो तीन तरीके होते हैं बच्चे। या तो जो टेक्नोलॉजी है वो बदल जाए, मतलब कोई इंसान पहले हाथ से काम करता था, अब फैक्ट्री के अंदर, फर्म के अंदर नई मशीन आ गई है, तो क्या हुआ, उस लेबर को वो मशीन तो चलानी आएगी, आती नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं रहेगी मार्केट में, फैक्ट्री के अंदर, तो उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो मतलब वो क्या हो गया, वहां से वो अनएम्प्लॉयड की कंडीशन में आ गया। ठीक है, फैक्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हुआ ना, लेबर इंटेंसिव से कहां चेंज हुई, वो कैपिटल इंटेंसिव की तरफ चेंज हुआ। या फिर मार्केट में डिमांड का पैटर्न ही चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, पहले लोग डिमांड करते थे कि हाथ से बनी चीजें उनको चाहिए, ठीक है, जिनको हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, उनको हैंडीक्राफ्ट की चीजें ज्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन फिर मार्केट में डिमांड का पैटर्न एकदम चेंज हुआ। अब लोग मांगने लगे कि मशीन से बने हुए प्रोडक्ट चाहिए उनको, जो मशीन से बनते प्रोडक्ट हमारे वो चाहिए। तो क्या होगा, जो हैंडीक्राफ्ट के लेबर थे ना, उनको काम मिलना बंद हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चे, वो एक अनएम्प्लॉयड की कंडीशन में चले जाएंगे। और जो कंडीशन को वो फेस करेंगे उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड। तीसरी टाइप की होती है हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट। कहता है ये एक वो सिचुएशन है जहां पर एक कारीगर को, या फिर जहां पर एक लेबर को फुल टाइम काम नहीं मिलता, मतलब वो साल के कुछ महीने ही काम करता है और बाकी टाइम पीरियड में वो क्या रहता है, एक बेरोजगार का जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, अब जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये भी दो प्रकार की होती है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। जो दो टाइप की अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो है सबसे पहली विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। कहता है ये वो कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट के, जहां पर हमें दिख रहा है कि ये पर्सन या ये लेबर एक अनएम्प्लॉयड है। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में जो नॉर्मल वेज रेट है या नॉर्मली काम करने के जो घंटे तय किए गए हैं वो 8 घंटे हैं कि ठीक है, पर एक इंसान काम कर रहा है दिन में 8 घंटे के बजाय 4 घंटे। ठीक है, मतलब उसको किसके अंदर काउंट किया जाएगा कि वो हमें दिख रहा है कि 8 घंटे काम करना चाहिए था इसको, लेकिन वो कर कितना रहा है, वो सिर्फ 4 घंटे काम कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, उसको वो कहलाएगा कि वो विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट है, कि हमें दिख रहा है कि वो क्या है, एक बेरोजगार है, उसको पूरा काम नहीं मिल रहा। जो दूसरे टाइप की अंडर एम्प्लॉयमेंट होगी वो होगी इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या, एक ऐसी बेरोजगारी जो हमें दिखती नहीं पर वो बेरोजगारी ही कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, कोई भी लेबर है जिसके पास योग्यता तो ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा काम करे,
ठीक है, मतलब उसके पास योग्यता है कुछ बड़ा काम करने की, लेकिन उस योग्यता का पूर्णतः इस्तेमाल नहीं हो पाता, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिया गया है कि एक लेबर है जो एमए डिग्री होल्डर है, ठीक है, उसके पास एमए की डिग्री है, मतलब कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो एक ऑफिसर रैंक का काम आसानी से कर सके, लेकिन वो ऑफिसर ना बन के वो एक पियोन का काम करता है। तो क्या उसकी जो कार्य क्षमता है या उसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है काम करने की, क्या उसका पूर्णतः इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, यहाँ पर उसकी कैपेसिटी का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो मतलब वो एक इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में हमें दिखाई देगा, मतलब कि वो काम तो कर रहा है, ठीक है, पर वो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसको काम करना था बड़ा लेकिन वो काम कर रहा है छोटा, ठीक है। देखो बच्चे, काम बड़ा और छोटा का मतलब नहीं, यहाँ पे इसका सिर्फ अर्थ इतना सा है कि उसके अंदर कैपेसिटी है कुछ और ज्यादा काम करने की, लेकिन उसकी जो रिसोर्सेज हैं, उसकी नॉलेज है, उसका पूर्णतः इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा, और ये इकोनॉमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है। आगे कहता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कहता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है कि जहां पर कि इट अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर, कि जहां पर लेबर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव आसानी से ना कर पाए, ठीक है। कहता है कि भाई वन विश टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, कि भाई फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि लोग कई बार ऐसा करते हैं बच्चे कि एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने एक जॉब छोड़ दी, तो जरूरी नहीं उनको दूसरी जॉब हाथों हाथ मिल जाए, ठीक है, शायद उनको दूसरी जॉब के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने का, साल का, 2 साल का। जो पहली जॉब से लेकर दूसरी जॉब के बीच में जो खाली टाइम पीरियड था ना बच्चे, जब जब उनको जॉब नहीं मिली, वो कंडीशन कहलाएगी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उस टाइम पर वो क्या कहलाई? वो एक अनएम्प्लॉयड कहलाई, ठीक है। और ये कंडीशन बच्चे मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें आसानी से मिलती रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, कोई एक महिला है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, वो पहले अपने ससुराल, अपने जो मायके है वहां पर काम करती थी, ठीक है। अब शादी के बाद वो जगह चेंज करके कहीं और चली गई, तो उसको जरूरी नहीं उसको वही काम दोबारा मिल जाए, तो उसको कुछ टाइम बीच में इंतजार करना पड़ेगा, और उस टाइम पर वो क्या कहलाएगी? वो एक फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में रहेगी बच्चे, ठीक है। आगे है हमारे पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है बच्चे कि कुछ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आते हैं मार्केट्स में, ठीक है। मार्केट के अंदर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन मतलब कुछ उतार चढ़ाव आते हैं मार्केट में, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमी है ना, उसके अंदर उतार चढ़ाव आएंगे। अब वो उतार चढ़ाव कैसे भाई? कहता है कि उतार चढ़ाव को हमारी इकोनॉमी 4 स्टेजेस के अनुसार समझती है। पहली स्टेज बूम की स्टेज होती है, दूसरी स्टेज रिसेशन की स्टेज होती है, तीसरी डिप्रेशन की, और चौथी रिकवरी की। देखो जो बूम की स्टेज होती है, बूम टाइम पीरियड होता है, वो एक ऐसा होता है कि जहां पर मार्केट के अंदर या हमारी इकोनॉमी के अंदर हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो ना, लेन देन हो, खरीदारी हो, या इकोनॉमी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हो, ठीक है, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, हाई डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, तो वो कंडीशन कहलाएगी हमारी बूम पीरियड, ठीक है। रिसेशन एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर मार्केट में लिक्विडिटी का क्रंच आ जाता है, मतलब मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पैसे की कमी आ जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए, ठीक है। वो कंडीशन, जब पैसा खर्च करने के लिए नहीं होगा तो उनकी डिमांड में कमी आएगी, डिमांड में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, और जब सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा तो आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा, और जब आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा तो अल्टीमेट हमारी जीडीपी और इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। चौथी स्टेज आती है हमारे पास डिप्रेशन की, एक ऐसी स्टेज जहां पर मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, जो टोटल डिमांड है ना, जो लोगों की टोटल मांग है उसमें कमी आ जाए, लोग डिमांड ही ना करें, ठीक है। आप सभी को याद होगा कि 5-6 महीने पहले की बात है बच्चे कि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ी जो उसकी एग्रीगेट डिमांड थी उसमें बहुत भारी कमी आई थी, ठीक है। लोग कार ही नहीं खरीद रहे थे, कार अपने दाम सस्ते करती जा रही थी, जो कार मैन्युफैक्चरर थे वो अपने दाम सस्ते करते जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसा टाइम पीरियड कहलाएगा डिप्रेशन का टाइम पीरियड। और रिकवरी का टाइम पीरियड होता है बच्चे, जो दोनों प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़ी ना, रिसेशन की और डिप्रेशन से, इससे बाहर निकलने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं उस टाइम पीरियड को कहा जाता है रिकवरी टाइम पीरियड। और जो इन चारों टाइम पीरियड के बीच में अनएम्प्लॉयड होता है या हो जाता है, उसको कहा जाएगा कि वो एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में फंस गया है बच्चे, ठीक है। आगे कहता है कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया,
कि हमारे भारत जैसे देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसके कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कारण है हमारे पास स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जो हमारी विकास दर है वो बहुत स्लो है, बहुत थोड़ी है। कारण क्या बच्चे, कि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है भाई, ठीक है। यहाँ पर लोगों के पास काम करने के लिए जो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, वो बहुत थोड़ी हैं। लेबर फोर्स, जो हमारी लेबर है या पॉपुलेशन है, वो लगातार राइज करती जा रही है, जिसके कारण रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट असर कहाँ पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है वो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि रिसोर्सेज तो कितने हैं, जो हमारे संसाधन है वो बहुत सीमित मात्रा में, बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी वो और ज़्यादा करेंगे। तो कारण क्या होगा कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन देश के अंदर बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन भी एक बहुत एडवर्स इफेक्ट डालती है किसके ऊपर, कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहें, ठीक है, अनएम्प्लॉयड रहें। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जरूरी तो नहीं बच्चे कि सबको काम मिले। जो सबको काम नहीं मिलेगा तो लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ठीक है, वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एडवर्स इफेक्ट ही करेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है एग्रीकल्चरल सीजनल ऑक्यूपेशन। आप सभी को पता है भारत जैसा देश कि जहां पर जो हमारे लोगों का मेन काम क्या है बच्चे, एग्रीकल्चर है। हम लोग मेनली, जो हमारी देश की जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करती है। पर जो एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, वो साल में कुछ समय के लिए ही किया जाता है। और आपको अगर क्लियर रूप से बताया जाए बच्चे, जिस समय पर बारिश होती है, खेती मेनली उसी टाइम पीरियड के आसपास की जाती है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी की कमी, अगले पॉइंट में हम लोग वही पढ़ेंगे जो इस पॉइंट से रिलेट करता है। कहता है कि हमारे देश की जो वर्क फोर्स है, टोटल वर्क फोर्स है, जो काम करने लायक हमारी वर्क फोर्स है ना, उसका 15% हिस्सा ऐसा है जो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज करता है अपने आप को, ठीक है। एक बहुत बड़ा चंक है बच्चे, ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है, ये एग्रीकल्चर से रिलेट ही करता है, कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कि जो हमारी सिंचाई की सुविधाएं हैं ना वो बहुत थोड़ी हैं। अब जब लोगों के पास, आप सभी को पता है कि लोग ज़्यादातर खेती ही करते हैं, और वो खेती एक सीजनल ऑक्यूपेशन क्यों बना, क्योंकि उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, अपने खेतों में सिंचाई करने के लायक उतनी सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण उनको बारिश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा, ठीक है। इस वजह से वो एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आए बच्चे, ठीक है। अब जब आप सभी को पता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 15% की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज रखती है अपने आप को, फिर भी उनके पास रिसोर्सेज की इतनी भारी मात्रा में कमी है, ठीक है। तो वो उतना ज़्यादा आउटपुट कहाँ से इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। साल में या तो एक फसल हो पाएगी, वो भी बारिश के आसपास हो पाएगी, बाकी टाइम वो क्या रहेंगे, वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट की। वो कैसे क्रिएट करता है बच्चे, देखो कि ज़रूरी नहीं परिवार के हर लोग को ही नौकरी मिले, ठीक है। भारत जैसे देश की बात कर रहा हूं मैं, कि परिवार के हर लोग को ही नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा बच्चे, कि वो लोग जो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ना, वो क्या करेंगे, परिवार के जो हमारे परिवार का जो खेतीबाड़ी है, या जो परिवार के जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स है, उन्हीं के साथ काम करेंगे। अब उनके साथ काम करने की परेशानी क्या आएगी बच्चे, कि वहां पर जरूरत तो है थोड़े लोगों की काम करने के लिए, पर काम करेंगे ज्यादा लोग, मतलब कि वो एक डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आ जाएंगे। उनकी ज़रूरत तो है नहीं, पर वो बेरोजगार तो नहीं रहना चाहेंगे, वो अपना ही काम कर लें, चलो भाई, ठीक है। मैंने आपसे एग्जांपल में बात की थी कि 1 एकड़ ज़मीन पे कि भाई 4 लोगों की ज़रूरत है, पर उस पर काम कर रहे हैं 8 लोग। बेशक उन 4 जो एक्स्ट्रा 4 है उनको हटा भी दो तो भी टोटल प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चे। ये भी एक डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आती है, जो हमारे देश में यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे, ठीक है। आगे कहता है डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, के जो हमारी कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनमें भारी मात्रा में कमी आती जा रही है, ठीक है। और ये ब्रिटिश काल से ही तो आती जा रही है बच्चे, ब्रिटिश के जो हमारी आज़ादी मिली ना हमें ब्रिटिश काल के बाद, या ब्रिटिशर्स के अंडर में, उस टाइम से ये कमी आती जा रही है। पर जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं वो लगातार इंक्रीज करती जा रही हैं, पर लोगों को काम कहाँ मिलता है बच्चे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मेनली छोटी इंडस्ट्रीज के अंदर ही मिलता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर ही मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में कहता है वो लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट,
कि हमारे देश के अंदर आप सभी को पता है एक तो एम्प्लॉयमेंट बहुत थोड़ी है, और एम्प्लॉयमेंट थोड़ी होने के बाद भी क्या है कि लोगों को थोड़ी इनकम मिलती है, और उस थोड़ी इनकम के अंदर भी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी कि वो सेव नहीं करते, और जब तक वो सेव नहीं करेंगे तो आगे इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो मार्केट में जब सेव नहीं करेंगे या इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से मिलेगी। ठीक है, इसीलिए हमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बाहर विदेशी लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है बच्चे, अगले पॉइंट में कहता है वो लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, कि जो माइग्रेशन पावर है, माइग्रेशन होता है लेबर का यहाँ से वहाँ तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक, वो बहुत, एक राज्य से दूसरे राज्य से या एक जगह से दूसरी जगह तक वो बहुत लिमिटेड है बच्चे। ये पहले का पॉइंट है, या खैर आजकल तो ये इतना चलता नहीं ये पॉइंट, पर फिर भी इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि लोग क्या करते हैं बच्चे हमारे देश में कि कल्चर चेंज हो जाएगा, रिलीजन चेंज हो जाएगा, या कुछ काफ़ी कारणों के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पसंद नहीं करते, बेशक वहाँ पर जॉब की अवेलेबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से साउथ इंडिया में जाके काम करना पसंद नहीं करूँगा, क्यों, शायद मुझे ऐसा लग जाए शायद कल्चर अलग है वहाँ पे, लैंग्वेज अलग है, वहाँ का रहन सहन खाना पीना अलग है, डाइवर्सिटी ही अलग है पूरी की पूरी। ठीक है, वहाँ पर मुझे काम भी मिल रहा है पर मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करूंगा बच्चे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मोबिलिटी कैसी है लेबर की, बहुत लिमिटेड है, और मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या कहलाऊंगा, एक अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में कहलाऊंगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट थे जिनके कारण हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट लगातार इंक्रीज करती जा रही है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के मेनली ये 8 कारण थे बच्चे। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और आपके जो भी क्वेश्चन या डाउट रहते हैं वीडियो से रिलेटेड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।